Welcome class 6 to the lesson of chapter 2, The Brook, where it's a very beautiful poem written by Lord Alfred Tennyson. Here on the page, Lord Alfred Tennyson is the writer of this poem. He wrote a very beautiful poem about the brook. He just describes the characteristic features of a river named brook. Actually, the brook is a synonym of a river. किसी भी नदी की पर्यायवाची शब्द है brook. A falling river from a mountain hill, from a range, from a hilly areas. A falling river water, that is known as the brook. Come on, we start learning the stanzas of this poem. But before, if you were a river, how would you describe your journey from the mountain to the sea? अगर आप एक नदी होते हैं तो कैसे अपने जर्नी को हिमालय पर्वत से लेकर के समंदर तक की अपनी यात्रा को कैसे वर्णन करते हैं? यदि आप एक रिवर होते तो अपनी यात्रा का वर्णन कैसे करते हैं? आपकी यात्रा जो कि माउंटेन से लेकर के समुद्र की ओर है, उसका वर्णन कैसे करते हैं? तो यहाँ ब्रुक भी अपनी यात्रा का वर्णन कर रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि साहब ब्रुक के जर्नी का सारा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि which would be your favorite part of the journey? आपसे पूछा जा रहा है आपकी यात्रा के दौरान आपका सबसे पसंदीदा यात्रा कौन सा रहा था? Which would be, कौन सा यात्रा आपका काफ़ी पसंदीदा होगा? Which would be your favorite part of the journey if you are a river? तो चलिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिवर के रूप में इमेजिन करो आप लोग. Just consider yourself at first, at once consider yourself as a river, और तब इस पोएम का पढ़ने का आपको काफ़ी मज़ा, काफ़ी आनंद आएगा. आप लोग इमेजिन करना शुरू कर दी कि आप एक नदी हो और एक हिमालय पर्वत की श्रेणी से, एक हिली एरिया से आप बहना शुरू करते हो समुद्र की ओर. मार्ग में आपके कंकर, पेबल्स, बैबल्स, स्कूट, हर्न, कौन से बर्ड्स, किन से मुलाकात होती है, किन से आप टकराते हो, कहाँ आपको टर्न लेना पड़ता है, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं ड्यूरिंग योर जर्नी, व्हाइल योर जर्नी. जस्ट राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग योर जर्नी. विच वुड बी द फेवरेट पार्ट ऑफ योर जर्नी? उनमें से उन यात्राओं में से कौन सा उसका ऐसा भाग है जो आपका काफ़ी दिल छू गया, आपके मन को छू गया? ऐसा जर्नी का वो कौन सा हिस्सा है? ये सब लिख डालिए. Let us study from the first stanza of this poem. Here the poet starts to describing about the brook. I come from haunts of coot and hern. I make a certain sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. By 20 thorps a little town and 100 bridges. Till last by Philip's farm I flow to join the brimming river. For man may come and man may go, but I go on forever. This way. Now come again. I come from haunts of coot and hern. The poet here describing about the brook just want to say about a brook that the brook generally often comes from a place where coot and hern found, where there is a residing place of coot and hern, where coot and hern are resided.
The brook often comes from that place, okay, where Coot and Hearn visited, used to visit. नदी ब्रुक अपने बारे में कह रही है कि वह एक ऐसे स्थान से निकलती है जहाँ पर कूट और हर्न का बसेरा होता है। कूट और हर्न, कूट क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ, it is a type of bird. Coot is a type of bird generally found near pond. Okay, तालाब के निकट अक्सर पाए जाने वाली या तालाब वाले क्षेत्र में अक्सर एक बर्ड एक वहाँ तालाब के क्षेत्र को विजिट करती है, अक्सर वहाँ पाई जाती है, उसे कूट कहते हैं। एज अ टाइप ऑफ बर्ड दैट जनरली फाउंड नियर पॉन्ड, तालाब के निकट अक्सर पाई जाने वाली, सामान्यता पाई जाने वाली एक चिड़िया जिसे कूट कहते हैं। एंड हर्न, बगुले को कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड वीडिंग बर्ड इन इंग्लिश, बगुला को हिंदी में आप इसे कह सकते हो। बोथ आर काइंड ऑफ अ बर्ड, एक बगुला हर्न, इट इज़ एन एंसेंट नेम ऑफ हिरॉन। ओके, यू कैन सी ऑन द वर्ड गैलरी what is hern. It is an ancient term for the heron. Okay, heron is a bird named in Hindi bagula. आप देख सकते हो फिगर में, you can see here in the figure that is heron. This is a coot. देखो, आप देख सकते हैं तालाब में पाई जाती है, झील में पाई जाती है ये बर्ड, ये पंछियाँ जनरली झील में होती हैं, सॉरी लेक पॉन्ड तालाब में होती हैं। एंड इट इज अ हिरॉन, आप देख सकते हो हिरॉन को। तो हिरॉन और कूट का जहाँ बसेरा होता है वहीं से एमर्ज करती है कौन? ब्रुक। ब्रुक वहीं से एमर्ज करती है, वहीं से प्रकट होती है, वहीं से निकलती है। यहाँ पोएट कवि साहब कहना चाह रहे हैं कि ब्रुक एमर्जेस आउट फ्रॉम द प्लेसेस विच इज ऑफन विजिटेड बाय कूट एंड हर्न। यू अंडरस्टैंड माई मीनिंग? ऐसे जगह से जहाँ से अक्सर कूट और हर्न जिस जगह को विजिट करते हैं, जिस जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ उनका बसेरा होता है, अक्सर उसी स्थान से ब्रुक का प्रकट होता है, प्राकटीकरण होता है, वहीं से निकलती है ब्रुक, नदी वहीं से वो निकलती है। अपने बारे में कह रही है ब्रुक, आई मेक अ सडन सैली। सैली मीन्स टू एमर्ज आउट फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, सैली मीन्स टू एमर्ज आउट फ्रॉम दैट प्लेस, और छलांग मारते हुए निकलना, उस जगह को छोड़ जाना। आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न। उस स्थान से अचानक से, उस हिली एरिया, आई मेक अ सडन सैली मीन्स द ब्रुक मेक अ सडन, the brook suddenly emerges out of a hilly area. You can say the brook suddenly emerges out of a hilly area. Hilly area is पहाड़ियों का क्षेत्र, पहाड़ियों के क्षेत्र से अचानक से प्रकट होती है। अपने बारे में कह रही है ब्रुक, ये नदी, ये रिवर, द ब्रुक is calling himself and described by the poet Lord Alfred Tennyson that the brook suddenly emerges out from a hilly area. किसी भी पहाड़ी वाले क्षेत्र से अचानक से प्रकटीकरण उसका होता है। And sparkle out among the fern, and it moves through the fern. You know fern what is? Fern is a It is a type of plant. You know, fern is a type of plant found in the shady areas, found in the shade throughout the growing season. किसी भी सीजन के ग्रो अप के दौरान, किसी भी सीजन के आगमन के दौरान इसका भी ग्रो अप होता है, ये इसका भी पैदा होना आरंभ हो जाता है। जैसे कोई सीजन, मान लो किसी ऋतु का आगमन हुआ, उसी ऋतु के आगमन के साथ साथ इस प्लांट का भी ग्रो अप, इस प्लांट का भी डेवलपमेंट होने लगता है। उसे कहते हैं फर्न। फर्न एक ऐसे पौधे को कहते हैं जिसके पास ना कोई बीज होता है अपना और ना ही कोई फूल। एक ऐसा पौधा जिसमें ना कोई बीज है, जिसका अपना ना कोई बीज होता है, ना सीड होता है और ना ही फ्लावर, उस पौधे को फर्न करते हैं, which neither does contain any seed nor flower. Okay,
You can also say fern is a member of a vascular plant. It is a member of a group of vascular plants. Produces via spores. स्पोर्ट्स के माध्यम से ये उत्पन्न होती है और इनके पास ना सीड होता है और ना ही फ्लावर होती है. तो इट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ वैस्कुलर प्लांट. वैस्कुलर प्लांट्स के फैमिली से बिलोंग करने वाला यह एक सदस्य है. फर्न वैस्कुलर प्लांट का एक सदस्य है. ठीक है. कहाँ से पैदा होता है? स्पोर से जनरेट होता है ये पौधा. तो अपने साथ साथ ये फर्न से होती हुई ब्रुक बहती है. ब्रुक की धारा बहती है फर्न से होती हुई, और जब उसके सरफेस पर सन लाइट फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है. वो उसके क्रिस्टल क्लियर वाटर को रिफ्लेक्ट कर देती है. मतलब ब्रुक के यानी कि उसके वाटर ब्रुक में उसके सरफेस पर जब सन का रे इंसिडेंट होता है तो उसका जो स्वच्छ सुंदर साफ सुथरा पानी एक चमक बिखेरता है चारों ओर. एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न व्हाइल इट फ्लो along with the fern, while the brook flow along the among the fern with the fern, while the brook flow with the fern, the sunshine falls on its surface, reflects the crystal clear water. Understand? तो उसकी पानी चमक उठती है, उसका सरफेस, उसके वाटर सरफेस जो बिल्कुल प्योर होता है. आप जानते होंगे जो हिली एरिया से जो गिरती हुई पानी होती हैं, जो अचानक से जो वहाँ से प्राकृतिकरण होता है किसी भी रिवर्स का, किसी पानी का, किसी जलधारा का, जो कि किसी हिली एरिया से फॉल करती है, वहाँ से अचानक से उसका प्राकृतिकरण होता है, प्रकट होती है, वो बिल्कुल स्पष्ट सुंदर होती है, अपने स्वरूप में होती है, साफ स्पष्ट एवं सुंदर होती है, कंचन काया रूप ली हुई होती है. जब उसके ऊपर सूर्य की किरण गिरती हैं उसके सरफेस पर तो वो एक प्रकाश, एक चमचमाहट बिखेरती है चारों ओर. उसमें मौजूद जो क्रिस्टैलिटी है, जो स्वच्छता है, जो प्योरनेस है, उस पानी में जो प्योरनेस है, जो क्रिस्टैलिटी है, वो चारों ओर एक चमचमाहट बिखेर जाती है. ठीक है. वही कह रहा है एंड वही कवि सब कहना चाह रहे हैं लॉर्ड टेनिसन साहब. एंड स्पार्कल आउट अमॉन्ग द फर्न टू बीकर डाउन अ वैली. और फिर क्या होती है? और इट बिगिंस टू प्रोड्यूस एन अनवांटेड नॉइज. वो बहती हुई जाती है और घाटियों की तरफ बहती हुई जाती है और मार्ग में टकराती है कंकर पत्थरों से, जितने भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, अननेसेसरी थिंग्स. टू बीकर डाउन मतलब बीकर का मतलब टू आर्ग्यू अबाउट सम अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स. बिना मतलब का उसके मार्ग में कंकर पत्थर ढेले बड़े बड़े चट्टान पड़े रहते हैं, उनसे टकराने का ब्रुक को कोई इच्छा नहीं होता है. ब्रुक उसे वाहियात समझती है. ब्रुक अपने मार्ग में उन कंकर पत्थर को, बहुत बड़े चट्टानों जो उनके मार्ग में मौजूद रहते हैं, उनके रास्ते को काटने के लिए, अरोड़ा बनने के लिए, अड़चन बनने के लिए, उन लोगों को ब्रुक एक अनइम्पॉर्टेंट वस्तु, अननेसेसरी थिंग समझती है. और इसलिए वो भी, ब्रुक भी एक अनवांटेड नॉइजी साउंड क्रिएट करने लग जाती है. इट ब्रुक ऑल्सो प्रोड्यूसेस, क्रिएट्स अनवांटेड नॉइजी साउंड्स while it flowing towards a valley. आप समझ गए? By 30 years, अब कह रही है वो 30 hills यानी कि 30